मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। आइंदा कभी तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि सुपर मास्टर बाज़ औक़ात अपने अहम मातहतों के सामने तुम्हें एक नमूना बनाकर पेश करता है और अपने लोगों में हौसला पैदा करता है कि देखो फरहाद किस तरह नाकाबिले तस्खीर कुव्वत से टकराता है, किस तरह बेदस्तो पा होने के बावजूद नंगी तलवारों की छाव में जिंदा रहता है। लिहाजा उन्हें भी ऐसा ही फौलादी इंसान बनकर रहना होगा। वो शायद मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रही थी, मेरे सवाल के जवाब से कतराने के लिए मुझे मेरी तारीफों में उलझा रही थी। मैंने जवाब मालूम करने के लिए अचानक ही इसकी सोच को कंट्रोल में लेना चाहा, तो फिर एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराती हुई बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे दिमाग के दरवाजे से तुम्हें सोच की खैरात नहीं मिलेगी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने मुझे सही इतला दी थी। सोनिया के जिस्म में फिर जहर फैलाया गया है। इतनी अहम इतला मिलने के बाद कौन यहाँ ना आता, लेकिन आप मुझे अहमक समझ लो कि सिर्फ तुम्हारी सलामती के ख्याल से चला आया हूँ। नहीं फरहाद, तुम अहमक नहीं हो, सही मानों में इंसान हो। दूसरों के लिए खतरात को दावत देते हो, तुम मेरी सलामती के लिए आए हो। मैं दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ। तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमसे दोस्ती करने के लिए। वो फर्श पर खिसकती हुई मेरे करीब आई। मैं सुपर मास्टर की तरफ से दोस्ती का पैगाम लाई हूँ, हालांकि तुमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुमने जजीरा कवाई में इसकी करोड़ों डॉलर की मशीनों को बर्बाद कर दिया। उसके सैकड़ों जानिसार तुम्हारी वजह से मारे गए। पहली बार सुपर मास्टर को अपनी फील्ड छोड़कर फरार होना पड़ा। यहाँ जापान में तुमने इसके एक अहम मिशन को नाकाम बना दिया। अगर तुम दोस्त बन जाओ तो सुपर मास्टर इतने जबरदस्त नुकसानात को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेगा। मैंने बैठे ही बैठे जरा पीछे खिसकते हुए कहा, तुम्हारे बदन की गर्मी यहाँ तक पहुंच रही है। वो हंसती हुई बोली, मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगी। तुम सुपर मास्टर से दोस्ती कर लो, फिर तुम्हारे सामने दुनिया की कोई चीज महंगी नहीं होगी। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में हमारी तंजीम की शाखें हैं। हर मुल्क में हमारे अपने बैंक हैं। हर बैंक में तुम सिर्फ अपना नाम बताकर नोटों की गड्डियां हासिल कर सकते हो। हर रात एक लड़की हो, हर रोज एक कार बदल सकते हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर तुम मवासलाती सैयारे के जरिए तंजीम के किसी भी अहम आदमी से रब्ता कायम कर सकते हो। ओ लो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा दिमाग खुद ही एक मवासलाती तैयारा है। दुनिया के हर हिस्से की सोच अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मैंने कहका लगाते हुए कहा, तुम ये भी तो भूल रही हो कि दुनिया के हर बैंक के आहनी सेफ को मेरे दिमाग की चाबी आसानी से खोल सकती है, बशर्ते कि मैं बेईमान बन जाऊं। तुम जो दुनिया के लिए महंगी हो, मेरे लिए पानी से भी सस्ती हो। अगर मैं मुसलसल तुम्हारे दिमाग को झटके पहुंचाऊं तो तुम्हारे योगा का हिसार टूट जाएगा। तुम कब तक सांस रोकती रहोगी? तुम 20 मिनट तक ये अमल करती हो। अगर कोई तमाम दिन सांस रोके तो मैं अपनी सलामती के लिए मसलसल सुबह से शाम तक इसे दिमागी जंग जारी रखूंगा। कभी न कभी तो इसकी सांस टूटेगी और इसके दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा। उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। शोखी की जगह संजीदगी ने ले ली। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देती हूँ। हमने योगा फौज को इसलिए तुम्हारे पीछे नहीं लगाया कि अभी हम सब योगा के तालिबे इल्म हैं और ज्यादा देर तक तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि तिब्बत का बूढ़ा लामा जो हमें ये इल्म सिखा रहा है, वो 3 दिन तक अपनी सांसें रोकने के बावजूद जिंदा रहता है। अगर हमारी फौज के चंद अफराद भी इस इंतहा तक पहुंच गए तो तुम समझ लो, इसके बाद तुम्हारी शामत आ जाएगी। तुमने मुझे इस किस्म की धमकियां देने के लिए यहाँ बुलाया है? वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, तुम्हारे लिए सिर्फ एक धमकी काफी है कि सोनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा यरगमाल के तौर पर हमारे पास रहेगी। मैंने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, सोनिया के इतराफ इतना सख्त पहरा है कि अब तुम्हारी तंजीम का कोई भी आदमी अस्पताल तक नहीं पहुंच सकेगा। उसने बड़े यकीन से ठोस लहजे में कहा, इसके बावजूद तुम सोनिया को नहीं पा सकोगे। इसका मतलब है कि तुम्हारे आदमी फौजी जवान के भेस में वहां मौजूद है? नहीं, अब हमारा कोई आदमी अस्पताल के करीब जाकर अपना वक्त जाया नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता। अब मैं सोने के पास खुद मौजूद रहूंगा। तुम भी अपना वक्त जाया करोगे? बहरहाल तुम वहां जाकर अपनी सी कोशिशें कर लो। अगर नाकामी हो और सोनिया हाथ से निकल जाए तो मुझसे दिमागी रब्ता कायम कर लेना। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें दिमागी मरीजा बनाकर रख दूंगा। मैं देखूंगा तुम कब तक सांसें रुकती हो। ऐसी हमाकत करोगे तो तुम सोनिया से और दूर हो जाओगे। वह हंसती हुई मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। मैं दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि ये लोग सोनी को मुझसे दूर करने के लिए कैसी चालें चल सकते हैं। मेरे जी में आया कि बटरफ्लाई को ज़हनी झटके पहुंचाना शुरू कर दूं। वो 20 मिनट के बाद थक हार कर मेरे सामने अपनी तमाम प्लानिंग उगल देगी, लेकिन इस बात का अंदेशा था कि पेगोडा में और भी योगा के फौजी होंगे। वो बटरफ्लाई की हिफाजत के लिए मुझ पर चारों तरफ से हमले करेंगे। इस वक्त मैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था।
और सोने की हिफाजत के लिए जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना जरूरी था। पेगोडा के बाहर इस जापानी नौजवान से सामना हुआ जो पहले राहदरी में मिल चुका था। उसने भी खुद को सांसों का मरीज जाहिर किया था, यानी वो भी योगा का तालिब इल्म था। उसने मुझे देखते ही कहा, फरहाद सान, बड़े से बड़ा इंसान भी गलतियां करता है। तुमने यहाँ के सीक्रेट सर्विस वालों से भी अपने टेलीपैथिक इल्म को छुपाया था, मगर अब कर्नल जोशहू को तुम्हारा ये राज मालूम हो चुका है। कैसे? मैंने बेयकीनी से पूछा। तुमने हमारे एक बेहतरीन तलवारबाज को टेलीपैथी के जरिए मार डाला। उसकी एक साथी खुद इसकी तलवार से मर गई। दूसरी लड़की का हाथ कलाई से कट गया, वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई थी। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की होश में आने के बाद एक कैदी की हैसियत से जब सीक्रेट सर्विस के ऑफिसरों को बयान देगी तो तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों का जिक्र जरूर करेगी? वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस ग्रीस आलूदा कमरे में बेयक वक्त कई मसाइल में उलझ गया था। बंद कमरे से बाहर इस कोठी की छत पर मुहाजराई करने वाले दुश्मनों को ख्यालहानी के जरिए ठिकाने लगा रहा था। सुमिको से बातों में उलझा हुआ था। मुहासरा करने वाले फौजियों को भी इमदाद के लिए बुला रहा था। ऐसे वक्त मैं इस बेहोश लड़की को बिल्कुल ही भूल गया था। क्या सोच रहे हो फरहाद? बटरफ्लाई ने मुस्कुराकर कहा। अब सीक्रेट सर्विस वालों के सामने भी तुम्हारा राज नहीं रहा। क्या वो इस बात को पसंद करेंगे कि तुम इन की सीक्रेट सर्विस के तमाम राजों तक ख्यालहानी के जरिए पहुंचते रहो और किसी मौका पर इनके लिए खतरा बन जाओ? ये वाकई अहम सवाल था। फिलहाल इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं खामोशी से अहाते के बाहर अपनी जीप की तरफ जाने लगा। बटरफ्लाई ने मेरे साथ चलते हुए कहा, सोचो फरहाद, इस मुल्क के सीक्रेट सर्विस वाले जो तुम्हारे दोस्त थे अब तुम्हारे जानी दुश्मन बन सकते हैं। सुपर मास्टर ने दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी तंजीम में ये हुक्मनामा जारी किया है कि फरहाद को मर जाने की हद तक परेशान किया जाए, लेकिन उसे मारा ना जाए। एक ना एक दिन वो हमारी तंजीम का एक अहम मास्टर बनेगा। लेकिन कर्नल जोशहू ऐसा नहीं सोचेगा। वो अपने अहम राजों को राज में रखने और अपने मुल्क के मफाद की खातिर तुम्हें पहली ही फुर्सत में गोली मारने का हुक्म दे देगा। यकीन ना हो तो अभी जाकर अपने इस मेहरबान को आजमा लो। वो दुरुस्त कह रही थी। कर्नल जोशहू को मैं आजमा चुका था। वो सिर्फ अपनी बेटी को गरलाश से महफूज रखने के लिए सोनिया से हमदर्दी कर रहा था। अगर उस पर यह अफ्ताद ना पड़ती तो वो सुजोको की खुशियों के लिए सोनिया को किसी न किसी तरह मुझसे जुदा कर देता। ये सरासर मुझसे दुश्मनी होती और सुपर मास्टर दोस्ती करने के लिए सोनिया को मुझसे जुदा करने की धमकी दे चुका था। मैंने कार के पास पहुंचकर बटरफ्लाई से रुखसती मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो तुम इतनी आसानी से वापस न जा सकते। मैं इस यकीन के साथ तुम्हें प्यार से रुखसत कर रही हूँ कि तुम सोनी की खातर वापस आओगे। अब जाओ, मैं अपने दिमाग के दरवाजे खोल कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके सोफार, मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कहा। सोफार, अगर जरूरत हुई तो तुमसे रब्ता कायम करूंगा। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बटरफ्लाई ऐसी थी कि इसकी कुर्बत को भुलाया नहीं जा सकता था, लेकिन दिमाग पर जब बोझ हो और परेशानियां चारों तरफ से घेर रही हों तो तफरी का मूड गारित हो जाता है। मैंने ज़रा दूर जाने के बाद सोने के दिमाग में झांक कर देखा। मेरी जान हयात हस्बे मामूल मेरी सोच की लहरों से दूर थी। फिर मैंने कर्नल जोशहू की सोच को अपनी गिरफ्त में लिया। वो सोनी के कमरे के सामने एक इजी चेयर पर नीम दराज था। रात ज्यादा हो चुकी थी। इसके आराम से सोने का वक्त था, मगर वो परेशानी में उलझा हुआ जाग रहा था। पहरा देने वाले फौजी इसके सामने चाको चौबंद थे। सोने के कमरे में सिर्फ एक डॉक्टर को मुकम्मल तलाशी और इत्मीनान के बाद जाने की इजाज़त मिलती थी। इस बात का यकीन था कि अब गिरलाश वहां आने की जरूरत नहीं करेगा। इसके बावजूद अब कर्नल मेरी तरफ से परेशान होकर जाग रहा था। उसके सोचने के अंदाज ने बता दिया कि उसे मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का इल्म हो गया है। और अब वो सोच रहा था, कभी भी गैर मुल्की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं फरहाद पर भी सिर्फ काम निकालने की हद तक भरोसा करता रहा हूँ। अपनी सीक्रेट सर्विस के खास मतहत को इसकी रिहायशगाह में मुलाजिम बनाकर रखा। रिहायशगाह के बाहर भी इसकी निगरानी होती रही, मगर ये क्या मालूम था कि वो हम सब के दिमागों में बैठकर धोखा दे रहा है। मैंने इसकी सोच में कहा, यह दुरुस्त है कि वो फरेबी है, मगर तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहिए। फरहाद ने मेजर यामागुची जैसे आस्तीन के सांप को पटारे में बंद किया है। अगवा की जाने वाली सुजुको को वापस मेरे पास पहुंचाया है। इसकी मेहनतों से हमने किले के तहाने से बहुत सी अहम मालूमात हासिल की हैं। अब भी सुजुको की जिंदगी खतरे में है। फरहाद और सोनिया ही गरलाश के जहरीले वजूद को कुचल सकते हैं। मुझे अफादी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़रा नरम होकर बल्कि मजबूर होकर सोचने लगा। हाँ, इससे फ़ायदे बहुत हैं, मगर वो ऐसा सांप है जो सपेरे की बीन पर अता से नाश्ता ज़रूर है, मगर मौका मिलने पर उसे डस भी लेता है।
चूंकि वो कड़ी निगरानी में है इसलिए जापान से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे फर्माबरदारी दिखा रहा है। लेकिन जब उसे ज़रा भी मौका मिलेगा तो वो मेरे राज दूसरे मुल्कों तक पहुंचा देगा। मैंने कहा, सांप हुआ कितना ही जहरीला हो, तजर्बाकार सपेरा हर मुमकिन तदबीर से उसे अपनी मुट्ठी में रखता है। मुझे फरहाद को अपना पाबंद बनाकर रखने की तदबीरें सोचनी चाहिए। कितनी ही तदबीरें कर चुका हूँ, आखिरी तदबीर यही है कि सुजुको को इसे मंसूब कर दूँ, मगर हुस्न और शबाब का नशा भी देर पा नहीं होता। सच बात तो यह है कि मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है। मैं एहतियात रखने के बावजूद फ़िलहाल इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। पहले अगर लाश गिरफ्तार हो जाए फिर मैं इसे बहुत ज़्यादा पाबंदी में रखूँगा। सीक्रेट सर्विस की इमारत में इसका दाखिला बंद कर दिया जाएगा। दिन रात इसकी निगरानी की जाएगी। अगर वो एतराज़ करेगा या हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे हमेशा की नींद सुला दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आर पहले भी तो हमारे जासूस बड़ी हद तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। फरहाद के मर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी जीप तेज़ रफ्तारी से अस्पताल की जानब दौड़ती हुई जा रही थी। अब मैं नए दुश्मनों की तरफ बढ़ता जा रहा था। कर्नल की नीयत मालूम हो चुकी थी। ये तो मैं पहले ही जानता था कि किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस मेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अब तक टेलीपैथी के इल्म को छुपा रखा था। पहला ये बात समझ में आ गई थी कि इस मुल्क से अपना दाना पानी उठने वाला है। मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सुपर मास्टर की दोस्ती कबूल कर लूं? बाज़ औक़ात अपनी जान बचाने के लिए अपने असूलों से ज़रा हटना भी पड़ता है, लेकिन मैं अभी खुद को मजबूर नहीं समझता। मैंने सोचा कि सोने के होश में आने के बाद मैं इस मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करूंगा। अगर नाकामी हुई तो फिर देखा जाएगा। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि कर्नल मेरी मुकम्मल निगरानी के इंतजाम कर चुका है या करने वाला है। इतना जिम्मेदार ऑफिसर इतना दादान नहीं था कि मेरी हकीकत मालूम होने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। उसकी सोच ने बताया कि तमाम मातहत ऑफिसर इसके हुक्म के मुताबिक जापान के तूलो अर्ज में मेरी निगरानी के मतलब अहकामात पहुँचा रहे हैं, खुसूसन पासपोर्ट और वीज़ा। ऑफिसों, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर होशियार और तजर्बाकार जासूस तैनात करने के अहकाम जारी हो रहे हैं। कर्नल सोच रहा था और मैं सुन रहा था। इतने में एक ऑफिसर ने इसके सामने आकर कहा, सर, सोमी को फरहाद के मुतालिक जुबान नहीं खोल रही है, जुल्म और तशद्दुद के बगैर नहीं बोलेगी। वो कुछ तो कहती होगी, कर्नल ने पूछा। सिर्फ यही कि वो फरहाद से मोहब्बत करती है। जब इस पर नंगी तलवारों से हमले होने लगे तो उसने अपनी तलवार फरहाद को दे दी। फरहाद ने तलवार से एक लड़की को कत्ल किया, दूसरी लड़की की कलाई उड़ा दी और इनके लीडर से 10 जंग की। उसे दीवारों से टकरा कर पहले उसे बेहोश कर दिया, फिर इसके सीने में भी तलवार उतार दी। वो कहती है कि उसे फरहाद की टेलीपैथी का इल्म नहीं है। हाँ, और जिस लड़की की कलाई कट गई है उसके बयान की सच्चाई पर कहाँ तक यकीन किया जा सकता है? सर, इस लड़के का बयान दुरुस्त है। सोमी को झूठ कह रही है। उसका झूठ इस तरह पकड़ा जाता है कि फरहाद के पाँव में स्केटिंग के जूते नहीं थे। वो ग्रीस आलूदा फर्श पर नंगे पाँव इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने यकीनन टेलीपैथी के जरिए ने हलाक किया है। कर्नल को जवाब दिए बगैर सोचने लगा। बेशक वो बदमाश टेलीपैथी जानता है। सोमी को इससे मोहब्बत करती है, इसलिए इसकी हकीकत छुपा रही है। एक ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आया कि मेरे ख्यालात भी पढ़ रहा होगा, मगर कैसे पढ़ रहा होगा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। यह सोचकर उसने अपने मातहत ऑफिसर से पूछा, क्या तुम्हें टेलीपैथी के मतलब कुछ मालूमात हैं? सर, किताबें पढ़ने की हद तक जानता हूँ कि इल्म जानने वाला किसी के भी ख्यालात पढ़ सकता है। अगर मैं आंखें बंद किए बैठा रहूं तो तुम्हारी आवाज़ से या तुम्हारी आहट से पहचान सकता हूं कि तुम मेरे करीब हो, लेकिन टेलीपैथी जानने वाला दिमाग तक पहुंच जाए तो क्या कोई आहट सुनाई नहीं देती? कुछ तो एहसास होता होगा कि हमारे दिमाग पर किसी दूसरे का साया है। पता नहीं सर, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है और इसका ज़ाती तजुर्बा भी नहीं है, मगर मेरी अकल कहती है कि कोई अजनबी सोच मदाखलत करे तो हमारा दिमाग बोझल सा होगा या कुछ बेचैनी सी महसूस होगी। कर्नल ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। मैं बहुत देर से अपने दिमाग को टटोल रहा हूँ, मगर मेरा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल और अछूता है। फरहाद अभी उसे नहीं छू रहा है। तुमने बड़ी जहानत की बात की है। इसके बावजूद हमें दिमागी तौर से मोहतात रहना चाहिए। दूसरे तमाम अफसरों से कह दो कि अगर वो दिमागी बेचैनी महसूस करें तो बहुत मोहतात अंदाज में ये तजर्बा भी करें कि फरहाद की ख्याल खाने की तकनीक क्या है, फिर मुझे भी इसे आगाह किया जाए। बेहतर जनाब। सोमिको के बारे में क्या हुक्म है? उसे झूठ बोलने दो, इस पर तशद्दुद ना करो। अभी मैं फरहाद को नाराज़ नहीं करना चाहता। ऑफिसर कर्नल के पास से हटकर जाते वक्त सोच रहा था कि अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन रूम में फ़ोन करके उन्हें सोमिको पर तशद्दुद करने से मना कर देगा। इस वाक़े से सोमिको की वफादारी साबित हो रही थी। इसने मुझसे जो वादा किया था उसे निभा रही थी। जो मुझसे वफादारी करे मैं उसके लिए जान की बाजी लगा देता हूँ। लिहाजा अब सोमिको की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ था।
मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने रुककर हल्के नाश्ते और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर सोमिको की सोच नगरी में पहुंच गया। इस वक्त वो एक खाली कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर 1000 कैंडल पावर की तेज रोशनी फेंकी जा रही थी। मुझे से कोई बात उगलवाने के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं। सोमिको निढाल थी। उसकी सोच बता रही थी कि इसका जिस्म सुन हो चुका है। उसे 3 बार बिजली के झटके पहुंचाए गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर इस वक्त उन जालिमों पर गुस्सा नहीं उतार सकता था। बस रह रहकर सोमिको पर प्यार आ रहा था। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोमिको, मैं फरहाद तुमसे मुखातिब हूँ। वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। तेज रोशनी उसके चेहरे पर थी। आसपास अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो सोचने लगी, ये फरहाद है या मेरी अपनी सोच है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कहा, तुम फिर भूल रही हो। मेरे लहजे में मेरी सोच को पहचानो। तुम्हें इस तरह भी यकीन आ जाएगा कि ये तेज रोशनी अब बुझने वाली है। ओ फरहाद, मुझ पर जुल्म हो रहा था और तुम खामोश तमाशाई की तरह देख रहे थे। मुझे दुश्मनों ने उलझा लिया था। मैं तुम्हारी खबर न ले सका। मुझे बेहद अफसोस है जान। आज तुमने मुझे जान कहा, बस मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई है। अब ये लोग मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दे तब भी मैं साबित कदम रहूंगी। अब मुझे यकीन आ गया है सोमिको, अब मेरे जीते जी तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। इतना कहते उसके चेहरे पर रोशनी बुझ गई। ये तो मैं पहले ही जानता था, क्योंकि कर्नल ने कह दिया था कि अब सोमिको पर जुल्म न किया जाए। सोमिको ने खुश होकर कहा, फरहाद तुमने दुरुस्त कहा था। ये आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी बुझ गई है। अब खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। उसके लिए ज़रा सब्र करना होगा। मैं सोने के होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दिमाग में हाजिरी देता रहूँगा। बैरा नाश्ते की ट्रे ले आया। मैं कार में ही बैठकर खाने में मसरूफ हो गया। बटरफ्लाई की धमकी मुझे अच्छी तरह याद थी। उसने कहा था, सोनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा यरगमाल के तौर पर हमारे पास रहेगी। उसकी धमकी में बचकानापन था। जब सोनिया के कब्जे में होती तो यरगमाल का लफ्ज मुनासिब होता। अभी तो वो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। मैं बटरफ्लाई की बातों पर गौर करने लगा। वो सुपर मास्टर की एक नुमाइंदा बनकर बातें कर रही थी और इस एतमाद के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी कि मैं इनकार के बावजूद सोने की खातिर इनके पास जरूर दोबारा जाऊंगा। उसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे मजबूर करने के लिए सोनिया को अस्पताल से जरूर गायब कर देगी। मैंने दूसरे पहलू से गौर किया। अगर सोनिया फिर किसी तरह अगवा की जाएगी तो कर्नल जोशोहू के सामने मेरी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। वो सिर्फ सोनिया की सूंघने की सलाहियत से काम लेकर गिरलाश को मेरे जरिए गिरफ्तार करना चाहता था। सोनिया ना होगी तो मेरी जगह किसी दूसरे जासूस से भी काम लिया जा सकेगा। कर्नल अचानक ही अपना रवैया बदल देगा, मुझसे सख्ती से पेश आएगा। यह सोचने के दौरान मेरी कार के आगे पीछे 2 गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। फिर इनमें से मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर बाहर निकलकर आया और मेरे करीब पहुंचकर बोला, मिस्टर फरहाद, आप कहाँ गुम हो गए थे? कर्नल साहब का हुक्म है कि आपको फौरन इनके सामने हाजिर किया जाए। इसने ये बात बहुत नरमी से कहने की कोशिश की, मगर इसका लहजा और इसके अल्फाज चुगली खा रहे थे कि वह जबरन मुझसे नरमी बरत रहा है। मैंने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं काफ़ी ख़त्म कर लूँ फिर चलूँगा। ऑफिसर ने मुझे घूर कर देखा, मगर नज़रें मिलते ही फ़ौरन मुस्कुराने लगा। हालात बड़े संगीन थे। मैं सोने को अस्पताल में छोड़कर वहाँ से फरार नहीं हो सकता था। अगर वो मजबूर ना होती तो मैं इन इंटेलिजेंस वालों की खोपड़ियाँ उल्टा कर रख देता। अभी सबर के सिवा चारा न था। एक बात समझ में आई कि मुझ जैसे आदमी को हुस्न परस्त नहीं होना चाहिए। हसीन औरतों के हजूम में सूरत हाल और संगीन हो जाती है। सोनिया तो खैर मेरी जान हयात थी, लेकिन सुजोकों से खेल कर मैंने उसे अज़ाब जान बना लिया था। दुश्मन भी ऐसे मस्खरे थे कि मेरे सामने हसीन लड़कियों का जाल बिछाते थे। सुपर मास्टर मेरे मिजाज को खूब समझता था। वो तलवार चलाने वाले सिर्फ एक जापानी मर्द या 10 मर्दों को भेज सकता था, लेकिन इसने 2 धारी तलवारों जैसी 3 अदद हसीनाओं को भेज दिया। इनमें से सोमी को अपनी शराफत और वफादारी के बाइस इंसानियत के नाते मुझसे वाबस्ता हो गई थी। फिर यह कि सुपर मास्टर किसी मर्द को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज सकता था, लेकिन इस बार भी इसने बटरफ्लाई जैसी हसीन तितली को बटर लगाने के लिए भेज दिया। यानी फिर वक्त मेरे इतराफ औरतें ही थीं जिनसे मैं अपना काम निकाल सकता था। कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते वक्त मैंने सुजुको से दिमागी राब्ता कायम किया ताकि बुरा वक्त आए तो उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। वो अस्पताल के एक कमरे में गहरी नींद सो रही थी और ख्वाब में देख रही थी कि वो एक ऐसी बस्ती में पहुंच गई है जहां सपेरे रहते हैं। हर घर में उसे सांप नजर आ रहे थे। इंसान अपनी सोच और अपने हालात के मुताबिक ख्वाब देखता है। चूंकि वो गिरलाश जैसे जहरीले आदमी से सहमी हुई थी, इसलिए जहरीले सांप देख रही थी और सोच रही थी, मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने इसकी सोच में कहा, मैं अपने महबूब को तलाश करने निकली थी। शायद रास्ते में भटक गई हूँ। शायद मेरा महबूब मुझे रास्ता दिखाने के लिए कहीं से आ जाए। वो आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा, सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आ गया है। उस सोच के मुताबिक इसके ख्वाब में एक सांप मुजस्सम हो गया।
वह घबरा कर गिर पड़ी। मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैंने कहा। मैं दलेर बाप की बेटी हूँ और एक दलेर मर्द की महबूबा हूँ। वो मेरी मदद को आएगा। एक सांप इसकी मदद के लिए पहुंच गया। इस सांप की कैंचली का रंग और डिजाइन बहुत खूबसूरत था। वो जहरीले सांप से लड़ने लगा। सुजुको जमीन पर पड़ी हुई दो सांपों की जंग देख रही थी। आखिर इसके महबूब सांप ने इस जहरीले सांप को मार भगाया, फिर पलटकर सुजुको के पास आ गया। मोहब्बत जीत गई थी। सुजुको ने उसे अपने बाजू में उठा लिया और उसे चूमने लगी, मगर इस रिंगने वाले को करार नहीं था। वो कभी सुजुको के गले का हार बन रहा था, कभी इसके बदन से लिपट रहा था। फिर वो रिंगता हुआ अपने बिल में चला गया। सुजुको ने एक झुझरी सी ली और फिर आंखें खोलकर अस्पताल के कमरे को देखने लगी। मैंने कहा, मैं कैसा अजीब सा ख्वाब देख रही थी। अगर वो दूसरा सांप ना आता तो जहरीला सांप मुझे डस लेता। इस ख्वाब का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। वो खुद सोचने लगी। हाँ, गहरा ताल्लुक है। वो गिलाश भी तो जहरीला है, मगर मेरा ख्वाब कहता है कि कोई मुझे इससे बचाएगा। मैंने कहा, फरहाद के सिवा कौन बचा सकता है? किले में फरहाद ही ने इसे मार भगाया था। वो मुझसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई, क्योंकि वाकई मैंने कलम इसकी जान बचाई थी और ख्वाब से भी तस्दीक हो रही थी कि आइंदा भी मैं इसका मुहाफिज बनकर रहूंगा। वो मेरे मुतालिक बड़े प्यार से सोचने लगी। इतने में ऑफिसर ने कहा, आपकी काफी खत्म हो चुकी है, अब चलिए। मैंने खाने का बिल अदा करने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। फिर मेरी गाड़ी के आगे पीछे इंटेलिजेंस वालों की गाड़ियां दौड़ने लगी। रास्ते में मैंने सोनिया की खबर ली। वो अब तक मेरी पहुंच से दूर थी। मेरी रिस्ट वॉच बता रही थी कि आधी रात गुजरने के लिए अभी 2 घंटे बाकी हैं और बटरफ्लाई ने फोन पर बताया था कि सोनिया आधी रात से पहले होश में नहीं आएगी। वो लोग किसी खास मकसद के लिए उसे इतनी मुद्दत तक बेहोश रखना चाहते हैं। अब 2 ही घंटे की बात थी। मैंने वक्त ज़ाया करने के लिए अपनी कार सड़क के किनारे रोक दी। मेरे पीछे जो गाड़ी थी वो मेरे साथ रुक गई, मगर आगे वाली गाड़ी और आगे बढ़ गई। ऑफिसर झुंझुला कर पिछली गाड़ी से निकलकर मेरे पास आया, फिर गरज कर बोला, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैंने कार की खिड़की से सर निकाल कर कहा, सिगरेट नहीं है, मैं एक पैकेट खरीदना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा। उसने जल्दी से कहा, आप यहीं तशरीफ रखिए, आपको सिगरेट का पैकेट मिल जाएगा। उसने एक मसला नौजवान को हुक्म दिया कि वो एक पैकेट खरीद कर ले आए। इतने में मैंने सोमिको से रब्ता कायम किया। उसकी सोच ने बताया कि वो हवालात के एक बिस्तर पर लेटी हुई है और मेरा इंतजार कर रही है। मैंने कहा, हेलो सोमिको। वो चौंक कर उठ बैठी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच के जरिए समझ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो और ये इंटेलिजेंस वाले मेरे ही खिलाफ हो गए हैं, इसलिए तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। मैं तुम्हारे लिए सारी उम्र कांटों के बिस्तर पर सो सकती हूँ। मुझे खुशी है कि इस तरह आजमाइशों से गुजरती हुई मैं तुम्हारा एतमाद हासिल करती जा रही हूँ। इतने में सिगरेट का पैकेट आ गया। मैंने एक सिगरेट निकाल कर सुलगाने में थोड़ा वक्त ज़ाया किया और सोमिको से कहा, अब तुम सो जाओ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें वहां से निकाल कर ले जाऊंगा। शब खैर। मैंने सिगरेट का एक कश लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। ऑफिसर मेरी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। मिस्टर फरहाद, अब आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें। हमने कर्नल को खबर पहुंचा दी है कि आप हमारे साथ अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या सोनिया को होश आ गया है? मुझे नहीं मालूम। हम कर्नल से किसी की हैरियत नहीं पूछते। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। मैं खामोश होकर सुजुको के पास पहुंच गया। मैंने उसे मोहब्बत की जिस लाइन पर सोचने के लिए छोड़ा था वो उसी लाइन पर सोच रही थी, मगर इस ख्याल से घबरा रही थी कि अगर वो मेरा सामना करेगी तो मेरा चेहरा देखते ही उसे गरलाश याद आ जाएगा, फिर उसे मुझसे भी खौफ आएगा। मैंने समझाया, ये तो पागलपन होगा। फरहाद फिर फरहाद है, वो गरलाश तो नहीं बन जाएगा। उसकी सहमी हुई सोच ने कहा, मगर वो गरलाश बन गया था। मैं उसे फरहाद समझती रही। अब भी अगर फरहाद सामने आए तो मैं कैसे यकीन करूंगी कि वो फरहाद ही है? यकीन इसलिए करना चाहिए कि इसके पास शनाख्ती कार्ड होगा। फिर डैडी के मातहत उसे अच्छी तरह चेक करने और मुतमईन होने के बाद मेरे सामने आने की इजाज़त देंगे। इस ख्याल से उसे इत्मीनान हुआ। वो सोचने लगी, हाँ, मेरे इतराफ सख्त पैरा है। मैं फरहाद से मिलना चाहूंगी तो बाकायदा चेकिंग के बाद मुझे असली फरहाद ही मिलेगा, लिहाजा मुझे इसे मिलना चाहिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ इस शैतान से धोखा खाकर वहाँ सहमी जा रही हूँ। अब मैं फरहाद से ज़रूर मिलूंगी। मैंने से रब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारी गाड़ियाँ अस्पताल के कंपाउंड में पहुंच गई थी। मैं कार से उतरकर ऑफिसर के साथ अस्पताल की इमारत में दाखिल होने लगा। 2 मुसल्लह नौजवान मेरे पीछे थे। वो चाहते थे कि मैं खुद को कैदी न समझूं, मगर इनका रवैया इनके इरादों की चुगली खा रहा था। वो मुझे लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर ले गए, जहाँ सोनिया और सुजुको अपने अपने कमरों में पड़ी हुई थी और कर्नल इन दोनों कमरों के सामने एक ईजी चेयर पर बैठा हुआ था। कमरों के सामने मुसल्लह फौजी मुस्तैद नजर आ रहे थे। मैं कर्नल के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो अपनी जगह से उठकर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे मेरे चेहरे से इस इल्म को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो जो मेरे अंदर छुपा हुआ था। मैंने ताजुब से पूछा, जनाब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं?
उसने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, बैठ जाओ। मैं कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने मेरे सामने इजी चेयर पर बैठते हुए पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं आपको बताकर गया था कि मैं अपने एक ऐसे साथी से मिलने जा रहा हूँ जो दुश्मनों में रहकर मेरे लिए काम करता है। उसने मुझे बताया था कि गिरलाश ने तीसरी बार सोने के जिस्म में जहर इंजेक्ट किया है। कर्नल ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तुम्हारा कोई आदमी दुश्मनों में रहकर काम नहीं करता, बल्कि तुम टेलीपैथी के जरिए तमाम मालूमात हासिल करते हो। मैंने शदीद हैरानी का इजहार किया। टेलीपैथी? ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, मेरी तरफ देखकर बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। मैं एक अहमक की तरह मुंह खोलकर इसकी खोपड़ी को तकने लगा। फिर मैंने कहा, जनाब आप मुझे जादूगर क्यों समझे? मैं तो अब तक यही देखा है कि टेलीपैथी किताबों की हद तक दिलचस्पी लेने वाला इल्म है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई किसी की सोच को पढ़ लेता है। क्या आपकी अकल इसे तस्लीम करती है? वो उलझे हुए ज़हन से सोचने लगा। वाकई अकल नहीं मानती कि कोई मेरी सोच को पढ़ सकता, मगर इस कैदी लड़की का बयान चुटलाया नहीं जा सकता। फरहाद ने स्केटिंग के जूते नहीं पहने थे और निहत्ता भी था। फिर वो नंगी तलवारों से किस तरह बचकर निकल आया? ये सोचने के बाद उसने मुझसे यही सवाल किया। मैंने जवाब दिया। मैं जब इस ग्रीस आलूद कमरे में पहुंचा तो यकीनन निहत्ता था, लेकिन इसके बाद सोमिको ने मुझे अपनी तलवार दे दी थी। मैंने इसी तलवार से इनका मुकाबला किया था। मैं वही बातें कहने लगा जो सोमिको उनसे कह चुकी थी। कर्नल सर झुकाकर सोचने लगा। दोनों का बयान बिल्कुल एक है, मगर हो सकता है कि दोनों ने एक जैसा बयान सबक की तरह याद कर लिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फरहाद ने टेलीपैथी के जरिए सोमिको को यही बयान देने की हदायत की हो। किताबों का बाज़ इल्म अक्सर लोगों के लिए नाकाबिल अमल होता है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए नामुमकिन है। ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। जब तक मैं इसे आजमाऊंगा नहीं, तब तक मैं इस पर एतमाद नहीं करूंगा। मगर इसे किस तरह आजमाना चाहिए? वो आजमाइश का कोई तरीका सोचने लगा। इसी वक्त एक मसल्ला नौजवान ने आकर कहा, सर आपकी साहबजादी मिस्टर फरहाद से मिलना चाहती हैं। कर्नल चौंक कर मुझे देखने लगा। वो सोच रहा था कि गिरलाश फिर फरहाद बनकर ना आ गया हो। उसने फौरन पूछा, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? मैंने जेब से कार्ड निकाल कर आगे बढ़ा दिया। एक ऑफिसर मेरे हाथ से कार्ड लेकर देखने लगा। कर्नल ने कहा, फरहाद को किसी कमरे में ले जाकर चेक करो। इत्मीनान होने के बाद इसे सुजोको के कमरे में ले जाना। वो अपनी जगह से उठकर बेटी के कमरे में चला गया। मुझे एक ऑफिसर और 2 फौजियों के साथ एक कमरे में जाकर लिबास उतरवाने लगे ताकि वो शनाख्ती निशान देख सकें। इस दौरान मैं सुजोको के दिमाग में झांकता रहा। कर्नल अपनी बेटी से कह रहा था, जब तुम अस्पताल आई तो बहुत सहमी हुई थी, फरहाद से भी नहीं मिलना चाहती थी। अब तुम्हारा खौफ किस तरह दूर हो गया? पता नहीं डैडी, मैं बहुत देर से इसी के बारे में सोचती जा रही हूँ। मेरे दिल में है, दिमाग में है। दिमाग में है? कर्नल ने चौंक कर पूछा, क्या तुम महसूस करती हो कि तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर तुमसे बातें करता है? वो सर झुकाकर शर्माने और मुस्कुराने लगी। भला एक बेटी अपने बाप के सामने ऐसी बात का जवाब क्या दे सकती थी? कर्नल ये भूल गया कि जवानी में लड़कियां ऐसी बातों से शर्माती हैं। उसके दिमाग में यही बात पक रही थी कि फरहाद इसकी बेटी के दिमाग में घुसकर कुछ हेरा फेरी कर रहा है। उसने कहा, सूजी खामोश ना रहो, मेरी बातों का जवाब दो। फरहाद तुम्हारे दिमाग में आकर तुमसे क्या कहता है? मैं क्या बताऊं डैडी, आप मुझसे ऐसी बातें हरगिज ना पूछें। पूछना जरूरी है, तुम नहीं जानती। फरहाद काबिल एतमाद नहीं रहा। हमें पता चला है कि वो टेलीपैथी जानता है और किसी के भी दिमाग में बैठकर बातें कर लेता है। सुजोको ने बाप को बेयकीनी से देखा, फिर कहा, फरहाद टेलीपैथी जानता है? नहीं डैडी, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, जबकि मैं खुद यकीन की हद तक पहुंचने के लिए उसे आजमाना चाहता हूं। तो मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि तुम अपने दिमाग में उसे किस तरह महसूस करती हो। यानी इस तरह के वो कहते कहते रुक गया क्योंकि मैं वहां पहुंच गया था। सुजोको मुझे देखते ही सहम सी गई। ऑफिसर ने कहा, हमने इत्मीनान कर लिया है, ये मिस्टर फरहाद हैं। उसका खौफ दूर हो गया। वो मुस्कुराकर मुझे देखती हुई सोचने लगी, हाँ ये वही है जिससे मिलने के लिए मैं कब से बेचैन हूँ। यहाँ आते वक्त मैंने सोचा था कि ये मुझे बाजुओं में समेट कर खुशामदीद कहेगा, मगर ये एयरपोर्ट नहीं है, अस्पताल है और डैडी भी मौजूद हैं। वो कनखियों से बाप को देखने लगी ताकि वो चला जाए, लेकिन इस बूढ़े का इरादा बदल गया था। अब वो मुझे दामाद बनाने का ख्वाब नहीं देख रहा था। मेरी टेलीपैथी इसके दिमाग में नश्तर की तरह चुभ रही थी, इसलिए वो सुजोको को मेरे पास तनहा छोड़कर उसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, हेलो सुजोको, कैसी हो? वो बदस्तूर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू वेरी वेल। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं मजबूर था। तुम्हारे डैडी जानते हैं कि मैं किस कदर मसरूफ रहा हूँ। कर्नल ने फौरन ही मेरी तायीद की। हाँ सूजी, अभी तुम आराम करो, मैं फरहाद को साथ ले जा रहा हूँ, तुम सुबह बातें कर लेना। नहीं डैडी, वो जिद करने लगी, मुझे नींद आ रही है, मैं फरहाद से बातें करूंगी। कर्नल ने जरा सख्त लहजे में कहा, सूजी बेजा जिद ना करो, जब तक गिरलाश गिरफ्तार नहीं होगा तुम फरहाद से नहीं मिलोगी। यह सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। चलो फरहाद।
मैंने जाने से पहले सुजुको पर एक हसरत भरी नज़र डाली ताकि उसे पता चल जाए कि हम जबरन जुदा किए जा रहे हैं। फिर मैंने कर्नल के साथ कमरे से बाहर जाते हुए सुजुको की सोच को भड़काया। डैडी ने मेरी बात न मानकर फरहाद के सामने मेरी इंसल्ट की है। ओह माय गॉड, फरहाद के सामने मेरी कैसी सुबकी हुई है। वो क्या सोचता होगा। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चीखूंगी। वो जोर जोर से चीखने लगी। कर्नल घबराकर कमरे की तरफ पलट गया। दूसरे नौजवान फौजी भी हमारे साथ कमरे में आ गए। कर्नल बेटी का बाजू थाम कर पूछ रहा था, सूजी क्या हो गया तुम्हें, क्यों चीख रही हो? उसने बाप के हाथों को झटक कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप मेरे डैडी नहीं हैं। क्या इसलिए डैडी नहीं हूं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? हाँ, आपने फरहाद के सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। मैंने बज़ाहिर उसे समझा दिया। सुजुको, बाप की बात मानने वाली लड़कियां इस तरह अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करती। फिर मैंने इसकी सोच में कहा, ऐसे बाप की ऐसी की तैसी। सुजुको ने इस सोच के मुताबिक वही बात अपनी जुबान से कह दी। कर्नल ने गुस्से से गरज कर कहा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इस कदर सर पर चढ़ा दिया है कि आज तुमने मुझे गाली दे दी। बस बहुत हो चुका लाड प्यार, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। वो एक ऑफिसर को बुलाकर हुक्म देने लगा कि सुजुको को कड़ी निगरानी में टोक्यो पहुंचाया जाए। वहां भी इसके तरफ सख्त पहरे का इंतजाम किया जाए। जब तक लाश गिरफ्तार नहीं होगा, सुजुको से इसकी मम्मी के सिवा कोई नहीं मिल सकेगा। सुजुको फिर जिद करने लगी कि वो टोक्यो नहीं जाएगी। मैंने कहा, जनाब, सुजुको नादान है, से गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दें। तुम खामोश रहो, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनना चाहता। चलो मेरे साथ। मैं मजबूरन इसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया। एक ऑफिसर और फौजी नौजवान सुजुको को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे और वो मेरे करीब रहने के लिए मचल रही थी। मुझे उसकी कुर्बत की ख्वाहिश नहीं थी। मैं सिर्फ वक्त ज़रूरत अपने बचाव के लिए उसे ढाल बनाना चाहता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर प्लानिंग टेलीपैथी के जरिए पाए तकमील को पहुंच जाए। कभी नाकामी भी होती है, जैसे इस वक्त मैंने चाल चली थी कि सुजुको जिद्दी बनकर मेरी हमायत करे और कर्नल बेटी की जिद से मजबूर होकर मेरे बारे में मुखालफत की बजाय मुफाहमत से सोचे, मगर मैं नाकाम हो गया। सुजुको जा चुकी थी। कर्नल मेरे सामने गुस्से से टहल रहा था। उसे गुस्सा भी था और पहली बार बेटी पर ज्यादती करने के बाद सदमा भी पहुंच रहा था, मगर वो भी जिद्दी बेटी का बाप था। मुझे आस्तीन का सांप समझकर बेटी के हक में जो फैसला कर चुका था, इस फैसले को बदलना नहीं चाहता था। मैंने सुजुको के दिमाग में झांक कर देखा। वो फौजियों के दरमियान एक कार में बैठकर जा रही थी। पहले तो ख्याल आया कि मैं कार ड्राइव करने वाले के दिमाग को भटका दूं। कार का हादसा होगा तो सुजुको मरहम पट्टी के लिए फिर अस्पताल पहुंचा दी जाएगी, मगर एक कबाहत थी। फौजी ड्राइवर बड़े तख्तियाकार होते हैं। हादसे के बाद इसे सवाल किया जाता कि इसके दिमाग को क्या हो गया था, तो वह जवाब देता कि इसके दिमाग में अचानक ही हलचल मच गई थी। तब कर्नल मेरा मुहासबा करता। उसका शुबा यकीन में बदल जाता। बात साफ हो जाती कि मैंने सुजुको को वापस लाने के लिए टेलीपैथी का सहारा लिया है। कर्नल तो जरा जरा सी बात पर मुझे मशकूक नजरों से देखने लगता है। मैं थक हार कर बैठ गया। कुर्सी की पुस्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और दिमाग को फिक्र और परेशानी से हाली करने लगा। जब तक इंसान जिंदा रहता है, सोचे इसका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग जो किसी एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो को मरकूज करने के आदी हो जाते हैं, वो दूसरी तमाम परेशानियों से निजात पा लेते हैं। मैंने भी सुकून की खातिर अपनी सोच को सिर्फ सोनिया तक महदूद कर दिया। मैं थोड़ी देर तक पुरसुकून रहा। सोनिया बंद कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। मैं इसके दिमाग के धुंधलके में देख रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि इसका दिमाग जाग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता धुंध छट रही थी। ये बेदारी की बहुत ही कमज़ोर सी इब्तदा थी, लेकिन इस कमज़ोरी को मैं सोच की तवानाई पहुंचाने लगा। बहुत धीरे धीरे बड़ी मोहब्बत से उसे पुकारने लगा, सोनिया मेरी जान, मुझे पहचानो, मैं फरहाद हूँ। उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए ख्वाब की सूरत में इसके कमज़ोर से दिमाग ने मुझे देखा। मैं सपने में उसे नजर आ रहा था। सपने में इसकी आंख खुली हुई थी। मैंने कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा फरहाद हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पहचान रही हूँ। तुम्हारी सोच से तुम्हारी कमजोरी का पता चल रहा है। तुम आराम से लेटी रहो, मैं डॉक्टर से जाकर मिलता हूँ। वो तुम्हारी तवानाई बहाल करने के लिए कुछ करेगा, जरा ठहरो। मैंने आंखें खोलकर देखा। कर्नल अभी तक मेरे सामने टहल रहा था। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जनाब, यहाँ फोन पर मुझे इतला मिल चुकी थी कि सोनिया आधी रात के बाद होश में आएगी। अब वक्त हो चला है, प्लीज आप डॉक्टर से कहें कि वो फौरन सोनिया को अटेंड करे। कर्नल खुद ही चाहता था कि सोनिया जल्द अज जल्द होश में आए। उसके हुक्म के मुताबिक फौरन ही डॉक्टर आ गया। मैंने डॉक्टर के साथ सोनिया के कमरे में जाना चाहा तो कर्नल ने मुझे रोक दिया। नहीं, तुम यहीं ठहरो, सोनिया के पास सिर्फ डॉक्टर जाएगा। जब वो होश में आ जाएगी तो तुम मेरे साथ कमरे में जाओगे। मैं मजबूर होकर बैठ गया और डॉक्टर के दिमाग में झांकने लगा। वो सोनिया के होश में आने के मुतालिक क्या राय कायम करता है। वो कमरे में पहुंचकर सोनिया की नब्ज देख रहा था। फिर इस बात में सर हिलाकर सोचने लगा, हाँ, आसार बता रहे हैं कि ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। ये सोचने के बाद उसने सोनिया के बाजू में इंजेक्शन लगाया।
मैं इंजेक्शन का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। वो चुपचाप आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैंने पूछा, सोनिया अब क्या हाल है? तुम मेरे दिमाग में खुद ही महसूस कर सकते हो, वैसी ही कमजोरी है। फिक्र ना करो, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, तुम अभी कुछ तवानाई महसूस करोगी। वह हैरानी से पूछने लगी, डॉक्टर इंजेक्शन? ये क्या कह रहे हो? मुझे तो किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया है। सोनिया, कमजोर दिमाग से न सोचो, डॉक्टर तुम्हारे पास ही मौजूद है। उसने आंखें खोल कर देखा। उसे चारों तरफ तारीकी नजर आ रही थी, हालांकि उसके कमरे में रोशनी थी। मैंने घबरा कर सोचा, क्या सोनिया अंधी हो गई है? उसे रोशनी और कमरे में खड़ा हुआ डॉक्टर क्यों नजर नहीं आ रहा है? सोनिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा गया है? वो घबरा कर अपने आसपास देखने लगी। दूर एक दीवार के रोशनदान से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। उसका मतलब ये था कि वो देख सकती है, लेकिन मैं बरामदे से देख सकता था कि इसके कमरे में रोशनी है। किसी रोशनदान से रोशनी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पूछा, सोनिया, कमरे में इतनी रोशनी है, इस रोशनी को तुम क्यों नहीं देख सकती? वो परेशान होकर बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें कमजोर पड़ गई हैं? क्या तुम मेरी सोच के जरिए देख नहीं सकते कि इस कमरे में रोशनी नहीं है और मैं नंगे फर्श पर लेटी हुई हूँ? मैं एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। कर्नल ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? हैरियत तो है? मेरा दिल घबरा रहा है जनाब, खुदा के लिए मुझे फौरन सोनिया के पास जाने दें। मगर क्यों? ऐसी घबराहट और जल्दी क्यों है? अब तक तो तुम बड़े सुकून से बैठे हुए थे। वो मुझे चुपती हुई नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, मेरी छठीस कह रही है कुछ गड़बड़ है। छठीस कह रही है? तुम्हारी टेलीपैथी तुम्हें किसी गड़बड़ की इतला पहुंचा रही है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आप जो कुछ भी समझ लें, मगर मुझे फौरन कमरे में जाने दें। अच्छा चलो। वो मेरे साथ चलता हुआ कमरे में पहुंच गया। सामने बिस्तर पर सोनिया आंखें बंद किए लेटी थी। मैंने इसके दिमाग में झांक कर देखा तो ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि सोनिया की आंखें खुली हुई हैं और वह एक तारीक कमरे के नंगे फर्श पर लेटी है। टेलीपैथी के असूलों के मुताबिक मैंने सोनिया की सोच से राब्ता कायम किया था, लिहाजा दिमाग की स्क्रीन पर नजर आने वाली सोनिया मेरी अपनी थी। जो अस्पताल के बिस्तर पर थी वो कोई और थी। एकदम से मुझे बटरफ्लाई की बातें याद आई। उसने कहा था, सोनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वो हमेशा यरगमाल के तौर पर हमारे पास रहेगी। मेरे दिमाग में झुंझुनाहट सी होने लगी, जैसे कोई खाली थाल पर हथौड़े बरसा रहा हो। ऐसे वक्त मेरे चेहरे पर जो रद्दमल जाहिर हो रहा था, उसे कर्नल बगौर देख रहा था। उसकी ऐसी की तैसी। वो देखता है, समझता है तो समझता रहे। अब मेरी सारी फिक्र, परेशानी और तवज्जो सोनिया के लिए थी। मैंने कहा, सोनिया, मैंने जबरदस्त फरेब खाया है। यहाँ मेरे सामने एक और सोनिया है, जरा मैं इसका असली चेहरा देख लूं, फिर तुमसे रब्ता कायम करूंगा। इसी वक्त कर्नल ने तंजी अंदाज में कहा, हाँ हाँ सब समझ रहा हूं, तुम दिमाग की बाजीगरी में मसरूफ हो। अब तुम अपनी असलियत मुझसे नहीं छुपा सकोगे। सच सच बता दो कि तुम किस लिए परेशान हो गए हो। मैं खामोशी से चलता हुआ बिस्तर के पास गया, फिर नकली सोनिया पर झुककर इसकी गर्दन पर और गिरबान के अंदर उंगलियां डालकर ये देखने लगा कि मास्क कहाँ तक पहनाया गया है। पीछे गर्दन पर मास्क का जोड़ घने बालों के पीछे महसूस हुआ था और सामने गिरबान के पीछे भी वो जोड़ महसूस हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मास्क को केले के छिलके की तरह उतारने लगा। वो नीम बेहोशी की हालत में कराह रही थी। पर्दा उठ गया। हमारे सामने रूथ माइक बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर, कर्नल, इसके मातहत ऑफिसर और फौजी नौजवान सब हैरानी से बेहोश पड़ी हुई रूथ को देख रहे थे। कर्नल ने कहा, ये तो वही है जिसे हमने कला से फरार होने का मौका दिया था। तुमने कहा था कि ये दुश्मनों में जाकर हमारे लिए जासूसी करेगी। जी हाँ, ये वही है, मैंने जवाब दिया। तो फिर सोनिया कहाँ है? ये तुम क्या तमाशे कर रहे हो? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके सामने हूँ। दुश्मन ये तमाशे दिखा रहा है। सोनिया अभी तक इनकी कैद में है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं पहले से जानता तो इस तरह अस्पताल में पहरा देने के लिए बैठा न रहता। बहुत पहले ही सोनिया की तलाश में निकल जाता। आप तो मेरी इजाजत के बगैर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलोगे। फिर उसने ऑफिसर से कहा, इसे हिरासत में ले लो। उसका हुक्म मिलते ही मेरे चारों तरफ स्टेन गन की नालियां उठ गईं। ऑफिसर हथकड़ियां लेकर मेरे सामने आ गया। मैंने इसे कहा, ठहरिए, पहला मेरा कसूर बताइए। बकवास मत करो, कर्नल ने गरज कर कहा। तुमने धोखे से आधी रात तक मुझे अस्पताल में बिठाए रखा। तुम पहले ही टेलीपैथी से मालूम कर सकते थे कि सोनिया को अगवा किया गया है, उसे जहर नहीं दिया गया। जनाब, दूसरी तरफ सोनिया को भी बेहोश रखा गया था। उन्हें शुबा था कि मैं ख्याल हानि के जरिए से राब्ता कायम करूंगा। अब तो दुश्मनों का शुबा भी यकीन में बदल गया है। तुमने अपनी टेलीपैथी के इल्म को मुझसे क्यों छुपाया था? मैंने कहा, दुनिया में कौन ऐसा है जो अपना कोई छोटा या बड़ा राज दूसरों से छुपा कर नहीं रखता? आप कितने लोगों के दिलो दिमाग में झांक कर इनके जाती मामलात को टटोलेंगे? मैंने ये बात छुपा कर कोई जुर्म नहीं किया है। तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम टेलीपैथी के जरिए हमारे मुल्क के दाखिली और खारजी मफादात को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं सोनिया की खातिर तुम्हें तरा दे रहा था कि वो होश में आकर
कि लाश की बू सूंघती हुई उसे गिरफ्तार कराएगी, मगर आप वो नहीं है तो तुम भी नहीं रहोगे। ले जाओ इसे। दो नौजवान मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। कर्नल ऑफिसर से कह रहा था, फिलहाल इसे अस्पताल के स्टोर रूम में बंद करो और मोहतात रहो, वो हम में से किसी को दिमागी तौर पर नुकसान न पहुंचाए। इसके हुक्म के मुताबिक मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। कर्नल सोच रहा था, सुबह होते ही वजारत हारजा के दफ्तर से रब्ता कायम करूंगा। इन्हें बताऊंगा कि फरहाद अब हमारे लिए किस कदर खतरनाक हो गया है। इससे बड़ी आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है। वो पाकिस्तानी बाशिंदा है, मगर यहाँ बाकायदा पासपोर्ट के जरिए नहीं आया है। हमारे मुल्क में इसकी मौजूदगी का कोई कागजी सबूत मौजूद नहीं, लिहाजा से गोली मार दी जाए। मैं दांत पीसते हुए सोचने लगा कि ये लोग कैसे तोता चशम होते हैं। जितनी आसानी से वो मुझे मारना चाहता है, मैं इतनी आसानी से मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया कि जब वो लोग मुझे अस्पताल से बाहर ले जाएंगे तो मैं फरार होने की कोशिश करूंगा। अभी तो सबर के साथ स्टोर रूम में बैठा ना था, इसलिए मैंने सोने की खबर ली। अब वो इस तारीख कमरे में तनहा नहीं थी, कुछ लोग इसके आसपास मौजूद थे। एक शख्स उसकी नब्ज देखते हुए से पूछ रहा था, तुम होश में आ गई हो? फरहाद ने यकीनन तुमसे रब्ता कायम किया होगा। सोने ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, प्लीज मुझे इसे मिला दो। इस शख्स ने हंसते हुए कहा, इतनी कमजोरी के बावजूद तुम चालाकी दिखा रही हो। तुम इस बात का एतराफ नहीं करना चाहती कि फरहाद तुमसे दिमागी रब्ता कायम करता है। शायद तुम्हें यकीन ना है कि वो अपने छुपे हुए इल्म को जाहिर कर चुका है। बहरहाल मैं एक डॉक्टर हूँ और अब बाकायदा तुम्हारा इलाज करूंगा। उसने आसपास खड़े हुए लोगों को हुक्म दिया कि सोनिया को उठाकर ले चलें। दो आदमियों ने आगे बढ़कर एक स्ट्रेचर को खोलकर जमीन पर रखा, फिर सोनिया को उस पर लेटाकर वहां से ले जाने लगे। मैंने कहा, सोनिया, वो डॉक्टर दुरुस्त कह रहा था, मेरी खुफिया सलाहियतें जाहिर हो चुकी हैं। सुपर मास्टर मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, इसलिए इसने तुम्हें कैद कर रखा है। सोनिया की सोच ने कहा, वो मुझे ये रगमाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम मेरी वजह से मजबूर हो गए हो फरहाद? हाँ, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं हो, मेरी जद्दोजहद का एक आम हिस्सा भी हो। मेरी दास्तान हयात तुम्हारे नाम से मुकम्मल होगी। तुम वहाँ कैद में रहो और मैं यहाँ आराम से सांस लेता रहूँ, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी खुली आंखों से देख रहा हूँ, तुम कहाँ हो और कहाँ से गुजरती जा रही हो। जब इस इलाके का पता चलेगा तो तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। सोनिया ने कहा, फरहाद, मैं जिस इमारत में हूँ यहाँ से ये लोग शायद मुझे बाहर ना ले जाएं। ये अभी जो डॉक्टर मेरे सामने है, क्या तुम इसके दिमाग में झांक कर इस इमारत से बाहर नहीं देख सकते? मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन सुपर मास्टर बहुत ज्यादा मोहतात है। वो ऐसे लोगों को तुम्हारे सामने भेजेगा जो योगा के तालिबे इल्म होंगे। मैं से योगा के मतलब बताने लगा। फिर मैंने कहा, अगर वो लोग तुम्हें इमारत से बाहर नहीं ले जाएंगे तब मैं आजमाइश के तौर पर इस डॉक्टर को अपना मामूल बनाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं खुद कैदी बना बैठा हूँ। सोने ने चौंक कर पूछा, तुम्हें किसने कैद किया है? ये तकदीर के खेल हैं सोनिया। सुपर मास्टर जो दुश्मन था वो दोस्त बनना चाहता है, और कर्नल जोशोहू जैसा दोस्त दुश्मन बन गया है। वो मेरी टेलीपैथी के इल्म से खौफजदा है और अब मुझे चांद से मार डालना चाहता है। तुम कितनी बुरी खबर सुना रहे हो, मुझे फौरन बताओ। क्या तुम इस कैद में मजबूर हो? बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र ना करो। मैं सिर्फ इस इंतजार में हूँ कि ये लोग मुझे अस्पताल के स्टोर रूम से दूसरी जगह मुंतकिल करने बाहर ले जाएंगे, फिर मैं इनसे निपट लूंगा। अच्छा, मैं रुखसत होता हूँ। तुम अपने माहौल का जायजा लेती रहना। मैं इस कैद से आज़ाद होने के बाद तुमसे रब्ता कायम करूंगा। खुदा हाफिज। सोनिया से रुखसत होकर मैं थोड़ी देर तक स्टोर रूम में बैठा दवाओं की बू सूंघता रहा। फिर मैंने बटरफ्लाई का तस्वर किया। इसके बाद मैं इसके दिमाग में झांक कर देखा। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई, फिर वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। चंद सातों तक इस पर नींद का खुमार रहा। वो गहरी गहरी सांसें लेती रही। नींद के खुमार के बाद इसे फौरन ही याद नहीं आया कि मेरी सोच की मुदाहलत की वजह से इसकी सांस ने रुक कर उसे अलार्म दिया था। उसके कुछ समझने से पहले ही मैंने इसकी सोच में कहा, उफ, मैं कैसा ख्वाब देख रही थी कि इस तरह चौंक कर बैठ गई। पता नहीं क्या हुआ है, क्या वक्त हुआ है। उसने वॉल क्लॉक की जानब देखा। रात के 2 बज रहे थे। फिर इसकी सोच ने कहा, मैं 12 बजे तक जागती फरहाद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अस्पताल में पड़ी हुई नकली सोनिया को आधी रात तक होश में आ जाना चाहिए था, मगर मेरी आंख लग गई। अब 2 बज रहे हैं। फरहाद ने अब तक मेरे दिमाग पर दस्तक नहीं दी है। क्या वो नकली सोनिया अभी तक होश में नहीं आई है? अगर वो होश में आती तो फरहाद जरूर मेरे दिमाग। वो सोचते सोचते ठुठक गई। उसे याद आ गया कि अभी इसकी सांस एक पल के लिए रुक गई थी। मैं इसकी सोच के जरिए इसके ख्याल को भटकाना चाहता था, मगर इसने फौरन ही सांस रोक ली। नतीजतन ये हुआ कि मेरी सोच इसके दिमाग से बाहर निकल आई। योगा के अमल ने इसके दिमाग को इतना हसास और ताकतवर बना दिया था कि अब वहां अजनबी सोच की लहरें दाखिल नहीं हो सकती थी। मेरा ख्याल था वो थोड़ी देर बाद सांस लेने लगेगी, इसलिए मैंने 5 मिनट के बाद इसके दिमाग में झांकने की कोशिश की, मगर वहां बदस्तूर सांस रुकी हुई थी। इसी वक्त इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए कहा, फरहाद, तुम मेरी गफलत से फायदा उठाने की कोशिश ना करो। अगर दोस्त बनकर बातें करोगे तो मैं तुम्हारी सोच की लहरों को कबूल करूंगी, और अगर मुझे मामूल बनाकर हमारे मफाद के खिलाफ मालूमात हासिल करना चाहोगे तो मैं फिर सांस रोक लूंगी। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं वही चाहता हूँ जो नहीं चाहता,
यानी मजबूरन अभी दोस्त बनकर बातें करूंगा। मुझे बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि अस्पताल में रूथ सोनिया के मेकअप में बेहोश पड़ी हुई है? बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही तो एक पत्ता हमारे हाथ में है। हम वक्त से पहले वो पत्ता तुम्हें नहीं दिखा सकते थे। तुम्हें फरेब देने की दो वजूहात थी। एक तो ये कि हम तुम्हें अपनी दोस्ती की पेशकश पर गौर करने का मौका देना चाहते थे। दूसरी वजह यह है कि तुम्हारी असल सोनिया को बेहोश रखा गया था और एक बेहोश औरत को जापान से बाहर ले जाने में हमें दुश्वारियां पेश आ रही थी। इसलिए इधर अस्पताल में रूथ को और उधर समंदर के साहिल पर सोनिया को फिर एक बार जहर का मजा चखाना पड़ा। आहर 8 बजे रात को एक लॉन्च के जरिए सोनिया यहाँ से रवाना कर दी गई। मैंने कहा, लॉन्च के जरिए उसे ले जाने का मतलब ये हुआ कि वह जापान के करीब ही किसी मुल्क में गई है? वह हंसती हुई बोली, तुम बहुत जल्दी अंदाजे के तीर चलाते हो। सोनिया तुम्हारे अंदाजे से बहुत दूर जा चुकी है। वो लॉन्च के जरिए एक छोटे से जजीरे में भेजी गई थी। वहां से एक हेलीकॉप्टर उसे फार्मूसा ले गया। फार्मूसा में उसे हेलीकॉप्टर से एक त्यारे में मुंतकिल कर दिया गया। त्यारा उसे लेकर हा, मैं आगे नहीं कह सकती। मैंने फौरन ही इसकी सोच में कहा, आगे बताने में क्या हर्ज है? मुझे कह देना चाहिए कि त्यारा उसे लेकर। मैंने वो सोच अधूरी छोड़ दी ताकि वो बेख्तियार अपनी सोच में बोलती चली जाए, लेकिन पता चला कि मेरी सोच की लहरें इसके दिमाग को मुतासिर नहीं कर रही हैं। उसने फिर सांस रोक ली थी। फिर उसने ठहर ठहर कर सांस छोड़ते हुए कहा, फरहाद, नाकाम कोशिशें ना करो। तुम ख्याल हानि के हथकंडों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे। बटरफ्लाई, अभी तुमने मेरे हथकंडे नहीं देखे हैं। तुम सिर्फ 20 मिनट तक सांस रुक सकती हो और मैं 40 मिनट तक तुम्हारे दिमाग के इतराफ भटकता रहूंगा। जब तुम अपने मुकर्ररा वक़्त के बाद सांस लेते रहने पर मजबूर हो जाओगी तो मैं तुम्हें दिमागी मरीज़ा बनाकर रख दूंगा। बटरफ्लाई के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने बड़ी संजीदगी से चैलेंज किया, ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तस्लीम करती हूँ कि तुम मुझे पागल बना दोगे, मगर इसके साथ जरा अपनी सोने की खबर लेते रहना। हमारे आदमी वहां उसे पागल बनाते रहेंगे। मैं भूल गया था कि वो लोग इतनी सख्त जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। उसने कहा, फरहाद, सोनिया की हालत बहुत नाजुक है। उसे इलाज के लिए तुमसे बहुत दूर भेज दिया गया है। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो फिर सोनिया को उधर जहर दे दिया जाएगा। इस बार वो जहर के असर से दिमागी तवाज़ुन को बैठेगी। लिहाजा फौरन ही अपना फैसला सुनाओ। दुश्मनी के बदले दुश्मनी और दोस्ती के बदले दोस्ती। दूसरे लफ्जों में, दोस्ती के बदले सोने की सलामती। बोलो, क्या चाहते हो? मैं दुश्मनी और दोस्ती के ऐसे दुराहे पर पहुंच गया था कि जहां से फरारियत मुमकिन नहीं थी। क्या मुझे अपने बदतरीन दुश्मन की दोस्ती कबूल कर लेनी चाहिए थी? किसी से दोस्ती या दुश्मनी पलक चबकते भी हो सकती है, जैसा कि पलक चबकते ही कर्नल जोशोहू ने मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। और हालात के साथ इंसान का मिजाज बदल जाता है और मोहब्बत के जज्बात भी मुंह फेर लेते हैं। दूसरी तरफ सुपर मास्टर मुझे दोस्त बनकर रहने पर मजबूर कर रहा था और मुझे यही फैसला करना था कि वो सुपर मास्टर, जिसे मैंने कभी देखा नहीं और न कभी सामने आना चाहता है, उससे मुझे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। मैं अस्पताल के स्टोर रूम में कैदी की हैसियत से बैठा हुआ दिमाग की स्क्रीन पर बटरफ्लाई को देख रहा था। वो एक कंबल के साये में बिस्तर पर बैठी हुई थी और मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। फिर उसने उकताकर पूछा, फरहाद, तुम सो गए हो या कोई अहम फैसला कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा। अच्छा, तो फिर थोड़ी देर तक मेरे दिमाग से बाहर रहो। मैं बिस्तर से उठकर लिबास पहनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग से निकल ही रहा था। ये कहना क्या जरूरी था कि तुम कंबल के साये में बेलिबास हो और अब लिबास पहनने वाली हो? ये तो खुली दावत हुई। क्या दीदा बीना, आ मुझे देख। वो झिम कर बोली, हाँ, तुम्हें बड़ी खुशफहमी है। मुझे तन्हाई में देखने वाला बहुत ही खुश नसीब होगा, वो तुम नहीं हो। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। अपने दिमाग के नंगे हमाम से मुझे बाहर भगा दिया। अब वो बड़े इत्मीनान से सांस रोककर लिबास बदल सकती थी। अंगूर खट्टे हैं। मैं उसे भूल कर सुपर मास्टर से दोस्ती के फवायद और नुकसानात पर गौर करने लगा। सबसे बड़ा फायदा यह था कि सोनी की सलामती की जमानत मिल जाती। दूसरा फायदा यह था कि सुपर मास्टर मुझे बआसानी जापान से बाहर ले जाता। तीसरा फायदा ये कि सुपर मास्टर बहुत पहले कह चुका था कि वह अपनी तंजीम में मुझे मास्टर का ओहदा देना चाहता है। तीसरा फायदा ये कि सुपर मास्टर बहुत पहले कह चुका था कि वो अपनी तंजीम में मुझे मास्टर का ओहदा देना चाहता है। मैं दुनिया के हर मुल्क में एक शहनशाह की तरह जिंदगी गुजार सकता था और सोनिया को भी मदाम का ओहदा दोबारा हासिल हो जाता। एक और आम फायदा था, मेरे मुल्क की एक माइक्रो फिल्म सुपर मास्टर के पास रह गई थी। मैं दोस्ती की शराइत पर उसे हासिल कर सकता था। इन फवायद को गिनने के बाद मैं नुकसानात के मुतालिक सोचने लगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी अना को ठेस पहुंचती, मेरी नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था और मैं मजबूरन और बेबस होकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता। दूसरी बात यह कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। मैंने मुजरिम बनने या मुजरिमों का साथ देने के लिए टेलीपैथी का इल्म नहीं सीखा था। तीसरी बात यह है कि मुझ जैसा आज़ाद रहने वाला तंजीम में मास्टर का ओहदा हासिल करने के बावजूद सुपर मास्टर का मातहत बनकर रहता और ये बात मेरे मिजाज के खिलाफ होती। और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि सुपर मास्टर मुझे अपना पाबंद बनाकर रखने के लिए असर नूम मेरे जराइम के रिकॉर्ड मुरतब करता रहता। एक बार तो मैंने वो तमाम रिकॉर्ड ज़ाया कर दिए, मगर दूसरी बार वो मुझे इसका मौका न देता।
कभी मेरा ज़मीर कहता कि मुझे इस तंजीम का एक फ़र्द नहीं बनना चाहिए, कभी दिमाग समझाता कि हालात के तहत अपने उसूलों में ज़रा लचक पैदा करनी चाहिए। हर शख्स इधर उधर का फैसला करते वक्त इसी तरह कशमकश में मुब्तला रहता है। इन हालात में दानिशमंदी ये होती है कि जज्बात की रो में बहकर किसी फैसले तक पहुंचने की कोशिश न की जाए। लिहाजा जब मैंने जज्बात को अलग किया तो ये बात समझ में आई कि सुपर मास्टर से दोस्ती करने में सिर्फ मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचेगा, सिर्फ मेरी अना को ठेस पहुंचेगी और मुझे आइंदा ब्लैकमेल करने के लिए मेरे जराइम के रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इसलिए मैंने फवायद पर नजर रखी, यानी सोने की सलामती और माइक्रोफिल्म की वापसी। इन दो अहम मकासद में कामयाब होने के बाद मुझे ऐसा आज़ाद पंछी फिर इस पिंजरे में नहीं रह सकता था। मैं मौका पाते ही पिंजरा तोड़कर निकल सकता था। यह सोचने के बाद जब मैंने अपने फैसले पर नजरसानी की तो और भी फवायद नजर आए। मैं इस तंजीम में रहकर इनकी एक एक रग से वाकिफ हो सकता था। इस तंजीम को रफ्ता रफ्ता अंदर से बिल्कुल ही खोखला कर सकता था और अगर किस्मत साथ दे दे तो सुपर मास्टर की शहरत तक पहुंच सकता था। इस फैसले पर अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने बटरफ्लाई के दिमाग पर दस्तक दी। इसकी सांस ने उसे अलार्म दिया। फिर वह एतदाल से सांस लेती हुई बोली, हेलो फरहाद, मैं लिबास बदल चुकी हूँ, अब जल्दी से अपना फैसला सुना दो। मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरी ये फैसला करने वाली सोच तुम्हारी हुस्न की चिकनाहट पर फिसल गई है। वो एकदम से चौंक कर बोली, क्या मतलब? क्या तुम मुझे लिबास पहनते हुए देख रहे थे? मगर कैसे? ये नहीं हो सकता। मैंने योगा के अमल से अपने दिमाग को फिर पत्थर बना लिया था। तुम मेरे दिमाग से मुझे नहीं देख सकते थे। तुम दुरुस्त कह रही हो, तुम्हारे योगा के अमल के दौरान मैं तुम्हें नहीं देख सका, मगर तसव्वुर की आंखों से देखता रहा। वो इत्मीनान की सांस लेकर हंसती हुई बोली, मर्द बड़े नदीते होते हैं, औरत पर्दे में छुप जाए तो उसे तसव्वुर की उंगलियों से टटोलने लगते हैं। चलो अब बातों में ना उलझाओ, अपना फैसला सुनाओ। फैसला तुम्हारी तवक्को के मुताबिक है, लेकिन मेरी चंद शराइत होंगी। मंजूर है, अपनी शराइत बयान करो। बटरफ्लाई, मैं ऐसे अहम मामलात में सिर्फ अपनी सतह के आदमी से बात करूंगा। अगरचे तुम्हारा सुपर मास्टर मेरी सतह से बहुत नीचे है, ताहम इससे मैं इसलिए बात कर लूंगा कि वो तुम लोगों की बरादरी में ऊंचा है। फरहाद, तुम इस मामले में मुझसे गुफ्तगू न करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जरा सब्र करो, जब मैं तुम्हारी तंजीम में आऊंगा तो तुम्हें इज्जत के हिज्जे बता दूंगा। फिलहाल बकवास ना करो, मेरा फैसला अपने मास्टर तक पहुंचा दो। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बड़ी आजिज़ी से बोली, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश हमारे लिए एक हुक्म का दर्जा रखेगी। मैं तुम्हारे इस हुक्म से इनकार की जरूरत नहीं कर सकती, मगर तुम चाहो तो मेरे जरिए ये मामलात तय करके मेरी पोजीशन बढ़ा सकते हो। ये पोजीशन कैसे बढ़ाई जाती है? मैंने पूछा। अब मेरा मतलब ये है कि मैंने सुपर मास्टर के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वो मुझे बहुत अजीज रखता है। तुम्हें दोस्त बनाने का कारनामा तो ऐसा होगा कि इसके सिले में मुझे मादाम का ओहदा मिल जाएगा। और तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी इतनी सी बात मान लो। तुम चाहो तो इसके बदले अपनी कोई बात मुझसे मनवा सकते हो। जब मैं तुम्हारे सुपर मास्टर की सरकार में आऊँगा तो सरकारी तौर से अपनी हर बात तुमसे मनवा लूँगा। मेरा मतलब है तुम गैर सरकारी तौर पर भी मुझसे, यानी कि अगर तुम चाहो तो। और मैं नहीं बोल सकती, तुम खुद समझ लो ना। मैं आजकल मौलवी बन गया हूँ, तुम जैसी हसीनाओं की बातें मेरी समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं ये नहीं चाहता कि इस तंजीम में तुम्हारी तरक्की रुक जाए। मैं सुपर मास्टर के सामने तुम्हारे हवाले से बातें करूंगा और तुम्हें मादाम का ओहदा देने की सिफारिश कर दूंगा। फरहाद, तुम बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो। सुपर मास्टर से रूबरू गुफ्तगू करना चाहते हो। इस अजीम हस्ती को आज तक किसी ने नहीं देखा, भला तुम कैसे देख लोगे? बकवास ना करो। अजीम हस्ती सिर्फ खुदा की है, पर्दा राज में सिर्फ वही रहता है। अगर सुपर मास्टर को इस बात का गरूर है तो मैं एक दिन उसे बीच बाजार में नंगा कर दूंगा। ये तुम दोस्ती की नहीं दुश्मनी की बात कर रहे हो। जहां मेरे मजहबी अकायद को ठेस पहुंचेगी वहां मैं तुम लोगों की दोस्ती पर थूक दूंगा। फरहाद, इतना गुस्सा दिखाते वक्त ये ना भूलो कि सोनिया हमारी मुट्ठी में है। सोनिया या दुनिया का कोई भी रिश्ता खुदा और बंदे के रिश्ते से ज्यादा अजीज नहीं होता। इस मरहला पर किसी किस्म की धमकी मुझे मजबूर नहीं कर सकेगी। बटरफ्लाई थोड़ी देर के लिए चुप होकर सोचने लगी। उसकी सोच ने उसे समझाया कि दोस्ती के मरहला पर पहुंचकर अगर फरहाद हाथ से निकल जाएगा तो वो सुपर मास्टर की नजरों से गिर जाएगी। लिहाजा झगड़े वाली बात को तूल नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सुपर मास्टर को ये खुशखबरी पहुंचा देना चाहिए कि फरहाद हमारी तंजीम में शामिल होने के लिए आमादा हो गया है। सोचते सोचते वो ठुठक गई। उसे याद आया कि वो सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाले बगैर ऐसी बातें सोचती जा रही है। उसने जल्दी से पूछा, तुम मेरी सोच को पढ़ रहे हो ना? तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए जबकि मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूँ। वैसे तुम वक्त जाया कर रही हो। अच्छी बात है, मैं सुपर मास्टर से रब्ता कायम करती हूँ। अब तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। आध घंटे के बाद मुझसे रब्ता कायम करना। ठहरो, शायद आध घंटे के बाद मैं तुम्हें जिंदा ना मिलूं। क्यों, खुदकुशी का इरादा है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कर्नल जोशो हू ने मुझे अस्पताल के स्टोर रूम में बंद कर दिया है। अब मुझे गोली मार देना चाहता है। नहीं, वो परेशान होकर बेयकीनी से बोली, ये कैसे हो सकता है? वो तो अब तक तुम पर बड़ा मेहरबान था, तुम्हारी सलाहियतों से अपना उल्लू सीधा कर रहा था। अब उल्लू तो टेढ़ा हो गया है। ये तो तुम जानती ही हो कि कर्नल को मेरी टेलीपैथी का इल्म हो गया है। इसके साथ ही खतरा पैदा हो गया है कि मैं यहाँ की सीक्रेट सर्विस के तमाम राजों की तह तक पहुंच सकता हूँ और दूसरे मुल्कों से इन राजों का सौदा कर सकता हूँ। बेचारा ठीक ही सोच रहा है। तुम्हारी ये टेलीपैथी बड़ी खतरनाक है।
क्या तुम इसके सहारे बचकर नहीं निकल सकते? दुश्मन एक हो या दो हो तो मैं अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन गोली मारते वक्त फायरिंग स्क्वाड में कम से कम 6 निशानाबाज होते हैं। मैं बेयक वक्त सभी के दिमागों को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। वो सोचने लगी, वाकई इन हालात में तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें काम नहीं आ सकती। अब तुम्हें एक आम आदमी की तरह अपनी सलामती के लिए जद्दोजहद करनी होगी। फिक्र ना करो, तुम्हारी सलामती हमें भी अजीज है। हमारे आदमी तुम्हारी खातिर यहाँ के फौजियों से टकरा जाएंगे। अच्छा, मेरे दिमाग से निकल जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इंतजाम कर रही हूँ। ये कहते ही उसने सांस रोक ली, मुझसे दिमागी रब्ता खत्म कर दिया। मैं स्टोर रूम के माहौल में वापस आ गया और अपनी कलाइयों पर पड़ी हुई हथकड़ियों को देखने लगा। मेरे हाथ बांध दिए गए थे, मैं हाथापाई नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई हथियार भी न था, और टेलीपैथी का जो हथियार था वो भाई एक वक्त तमाम दुश्मनों पर आजमाया नहीं जा सकता था। लिहाजा आराम से बैठकर दो ही काम करने थे। एक तो सुपर मास्टर की तरफ से पहुंचने वाली इमदाद का इंतजार करना था, दूसरे ख्यालहानी के जरिए अहम अफराद से रब्ता कायम करते रहना था। बड़ी देर के बाद फिर कर्नल जोशोहू के दिमाग में झांकने लगा। वो ट्रांसमीटर के जरिए वजारत हार्जा के चीफ सेक्रेटरी से बातें कर रहा था। ऊपर से उसे हदायत मिल रही थी कि फरहाद को गोली मारने के बजाय कुछ इस तरह समझौता किया जाए कि वह हर हाल में हमारे सामने महकूम व मजबूर रहे। कर्नल ने पूछा, वो किस तरह? जवाब मिला, फरहाद से कहा जाए कि वह एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता है। शर्त यह है कि वो अपने वतन पाकिस्तान के अहम राज हमारे हवाले करे। अगर वो हमसे गद्दारी करेगा तो हम इसकी हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे। कर्नल ने कहा, वो मुहिब वतन है, हमारी ये शर्त नहीं मानेगा। ना माने तो उसकी मौत लाजमी होगी। ओवर एंड ऑल। कर्नल ट्रांसमीटर को ऑफ करने के बाद सोचने लगा। उसे पूरे यकीन था कि फरहाद अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। इसे बातें करना कोई वक्त ज़ाया करना है, इसे फौरन ही खत्म कर देना चाहिए। मैंने इसकी सोच में कहा, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है? मुझे फरहाद से इस कदर खौफजदा नहीं होना चाहिए। इसे बात कर लेना बेहतर होगा। बड़े बड़े 30 मारहान मौत को सामने देखकर अपने मुल्क से गद्दारी पर आमादा हो जाते हैं, शायद वो भी राजी हो जाए। मैंने इसके ख्यालात का रुख मोड़ दिया। वो इसी पहलू से सोचने लगा। मैंने उसे छोड़कर बटरफ्लाई से रब्ता कायम किया। इसकी सांस को झटका पहुंचते ही वो बोली, हेलो फरहाद, अभी मैं तुम्हारे लिए ही मसरूफ हूँ। हमारे मसल्ला नौजवान इस अस्पताल को घेरने के लिए रवाना हो गए हैं। कर्नल के आदमी जैसे ही तुम्हें अस्पताल के बाहर लाएंगे, इन पर हमला कर दिया जाएगा। हमारी तंजीम के एक मास्टर दोस्ती के सिलसिले में तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहते हैं। बताओ, तुम इनसे दिमागी रब्ता कैसे कायम करोगे? वो मास्टर कहाँ हैं? इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। ठीक है, तुम इनसे बातें करो, मैं इनके दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। बटरफ्लाई ने मास्टर को मुखातिब किया, मास्टर, मिस्टर फरहाद चाहते हैं कि मैं आपसे बातें करूं, क्या आप अपना तारफ कराना पसंद करेंगे? मास्टर का जवाब बटरफ्लाई के दिमाग ने रिसीव किया और मैं इसके दिमाग की नशरगाह से सुनने लगा। वो कह रहा था, जब तक हमारे और मिस्टर फरहाद के दरमियान दोस्ती के मामला तय न हो जाए, मैं अपना सही तारुफ नहीं करा सकता। बहरहाल बेहतर है कि पहले हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। अगर मिस्टर फरहाद मेरी बातें सुन रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपनी दोस्ती की इब्तिदा कर दी है। हमारे आदमी उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने गए हैं। मैंने मास्टर से बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए इसके दिमाग में झांक कर देखा तो एक पल के लिए इसकी भी सांस रुक गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, मैं अपने दिमाग की नगरी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी सांस के एक झटके से समझ ही गए होंगे कि मेरा ताल्लुक इसी तंजीम की योगा आर्मी से है। हाँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। सुपर मास्टर ने सिर्फ मुझसे मुतात रहने के लिए अपनी तंजीम का ढांचा बदल दिया है। अब वही लोग तंजीम के मास्टर और मदाम बनते होंगे जो सांस रोककर मुझे अपने दिमागों से बाहर निकालना सीख गए हो। क्यों, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? हाँ, ये दुरुस्त है। फिलहाल ये हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है, हमें काम की बातें करनी चाहिए। मैं सिर्फ सुपर मास्टर से काम की बातें कर सकता हूँ। मिस्टर फरहाद, आप बेजा जिद ना करें, मैं आपको मशवरा देता हूँ, पहले आप सुन लें। देखिए, आपसे मामला तय करने के लिए एक खास जगह मुकर्रर की गई है। वहाँ तंजीम के तमाम मास्टर आएंगे। हमारी और आपकी तमाम गुफ्तगू बराह रास्त सुपर मास्टर तक कहीं पहुंचती रहेगी और आपको इसी वक्त सुपर मास्टर की तरफ से तमाम बातों का जवाब मिलता रहेगा। इससे ज़्यादा आपकी इज्जत अफजाई और क्या हो सकती है कि हमारा सुपर मास्टर बराह रास्त आपसे गुफ्तगू करेगा, सिर्फ नज़र नहीं आएगा। मैं संजीदगी से सोचने लगा कि मुझे ये मशवरा मान लेना चाहिए। फिलहाल इतना काफ़ी है कि सुपर मास्टर से बराह रास्त गुफ्तगू होगी, फिर रफ्ता रफ्ता इस पर्दा नशीन को बेनकाब करने का मौका भी हाथ आ जाएगा। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा, मास्टर, तुम्हारे इस मशवरे को मैं कबूल करता हूँ, लेकिन तुम्हें मास्टर कहते वक्त यूँ लगता है जैसे मैं एक बच्चे की तरह अपने स्कूल मास्टर को मुखातिब कर रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला, मौत आपको चारों तरफ से घेरे हुए है और आप जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। भाई कमाल है, क्या आपको यकीन है कि हमारे आदमी आपको मुसल्ला फौज के दरमियान से निकाल कर ले आएंगे? मैंने जवाब दिया, मुझे खुदा के सिवा किसी पर यकीन नहीं है। मैं इसलिए भी खतरात से बच निकलता हूँ कि मेरा ईमान और मेरी कुव्वत इरादी कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। तुम्हारे जो आदमी मुझे बचाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं, वो मेरे लिए अपनी जानें तो दे सकते हैं, मगर किसी की बदनसीबी से नहीं जीत सकते। मिस्टर फरहाद, आप किस बात से मायूसी का इजहार हो रहा है और मायूसी आपको जेब नहीं देती? तुम्हारे समझने का फेर है, मैं मायूस नहीं हूँ। सिर्फ ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बदनसीबी टाले नहीं टलती। मुझे बचाने के सिलसिले में कोई दूसरी तदबीर करो तो बेहतर है। आपके ज़हन में कोई तदबीर हो तो बताएं। एक तदबीर है, गौर से सुनो। पिछले दिन शाम को मैंने गिरलाश बनकर
कर्नल की बेटी सुजुको को अगवा कर लिया था। क्या वाकई आपने ऐसा क्यों किया था? इसकी वजह यह थी कि कर्नल अपनी बेटी को मुझसे मंसूब करने के लिए मेरी सोनिया को रास्ते से हटाना चाहता था। मैंने कर्नल की नज़रों में सोनिया की अहमियत वाज़ह करने के लिए सुजुको के सामने गल्लाश का रूप इख्तियार किया। वो भागती हुई अपने बाप के पास पहुंची और उसे बताया कि गल्लाश ने 24 घंटे के अंदर पेज पर हमला करने की धमकी दी है। कर्नल परेशान होकर मेरे पास आया और उसने कहा, सिर्फ सोनिया ही गल्लाश की बू सूंघकर इसका ताकुब कर सकती है, उसे गिरफ्तार करा सकती है। मास्टर ने इस प्लानिंग से मुतासिर होकर कहा, कमाल है, सुपर मास्टर कहता है कि शैतानी मंसूबे बनाने में आपका जवाब नहीं है। मैं समझ गया, ऐसी सूरत में कर्नल अपनी बेटी की खातिर सोनिया को जिंदा सलामत रखने पर मजबूर हो गया होगा। मैंने कहा, अब सोनिया तुम लोगों के पास है, लेकिन अब भी कर्नल को मजबूर किया जा सकता है। वो कैसे? क्या सुजुको को फिर से अगवा किया जाए? मैंने गल्लाश बनकर 24 घंटे की वार्निंग दी थी। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लिहाजा गल्लाश को धमकी पर अमल करना चाहिए। बहुत उम्दा तदबीर है, हम सुजुको के बदले आपका मुतालबा करेंगे। मगर वो लड़की कहाँ है?